हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। मतलब किरचॉफ के नियम और उनके अनुप्रयोग। देखिए, जब भी हम लोग किरचॉफ के नियमों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ परिभाषाएं हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि ये जो नियम है वो हमें अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग पहले उन परिभाषाओं को समझने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे काम में आने वाली है। कौन कौन सी परिभाषाएं हैं? देखिए, जो पहली परिभाषा है वो है क्या? परिपथ। परिपथ के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, परिपथ को हम लोग इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं? सर्किट। दूसरी जो परिभाषा जिसका हमें ज्ञान होना चाहिए वो है शाखा, यानी ब्रांच, जिसको हम लोग इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। तीसरी जो परिभाषा है जिसके हमें ज्ञान होना चाहिए वो है नोड, जिसको इंग्लिश के अंदर भी हम लोग नोड के नाम से जानते हैं। चौथी जो परिभाषा है उसको हम लोग बोलते हैं लूप, जिसको इंग्लिश के अंदर हम लोग लूप या फिर जंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन चारों की चारों परिभाषाओं को हम लोग समझने से पहले हमें एक परिपथ का निर्माण करना रहेगा। परिपथ क्या होता है? परिपथ के बारे में हमने जब पढ़ा था तो हमने जाना था कि भाई परिपथ एक ऐसा रास्ता होता है जिनके अंदर से धारा सुगमता से प्रवाहित हो सके। ठीक है, अब धारा किसके अंदर से प्रवाहित होती है? अपने को पता है कि जो धारा है वो हमेशा चालक के थ्रू प्रवाहित होती है। ठीक है, तो परिपथ की परिभाषा क्या हो जाती है? परिपथ की परिभाषा बेसिकली होती है कि चालक का वह बंद रास्ता जिसके अंदर से धारा प्रवाहित हो सके। ठीक है, तो हम लोग जैसे अगर इसका निर्माण करते हैं तो परिपथ इस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए, यहाँ पे मैंने क्या करा है, ये दो प्रतिरोध लगाए हैं। यहाँ पे एक बैटरी लगाई या फिर वोल्टा का स्रोत लगाया है, और यहाँ पे वापस से एक प्रतिरोध का मैंने क्या कर दिया है? निर्माण कर दिया है। ठीक है, अब देखिए ना, हम लोग यहाँ पे क्या चीज देखेंगे। देखिए, यहाँ पे जो बैटरी है इसको हम लोग ई से बोल रहे हैं, जैसे प्रदर्शित कर देते हैं। इसको R1, इसको R2 और इसको R3 बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो जाल मैंने बनाया है चालकों का, ये जो जाल है इसी को हम लोग परिपथ बोलते हैं। देखिए ना कैसे परिपथ। देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने इस परिपथ को बंद कर रखा है तो ये जो बैटरी है ना, इस बैटरी के थ्रू एक धारा प्रवाहित होगी, और वो जो धारा है इन चालकों के थ्रू क्या होने लग जाएगी? प्रवाहित होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये क्या चीज हो गई? ये एक तरीके से एक परिपथ यानी एक सर्किट हो गया। देखिए, दूसरी जो चीज आती है, वो दूसरी जो परिभाषा आती है, वो परिभाषा कौन सी आती है? शाखा या फिर ब्रांच। ठीक है, अब शाखा क्या चीज होती है? आप क्या देखोगे कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के ऊपर 3 वायर्स कनेक्टेड है। कौन कौन से? एक वायर तो ये R1 प्रतिरोध को इस पॉइंट से कनेक्ट कर रहा है, एक वायर R2 प्रतिरोध को इस पॉइंट से कनेक्ट कर रहा है, और एक वायर R3 प्रतिरोध को इस पॉइंट से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो वायर है जिसके अंदर ये जो प्रतिरोध कनेक्टेड है ना, ये वाला वायर या फिर ये वाला वायर, इन तीनों के तीनों वायर्स को हम लोग शाखा या फिर ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाखा या फिर ब्रांच। ठीक है, यानी ब्रांच क्या हो गई? बेसिकली ये एक ऐसा चालक तार हो गया जो किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा होगा? कनेक्ट हो रहा होगा परिपथ के अंदर। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे ये तीनों की तीनों शाखाएं कनेक्ट हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं नोड। ठीक है, यानी अगर हम लोग दोनों चीजों को एक साथ समझना चाहें कि भाई शाखा क्या होती है और नोड क्या होती है, तो ऐसा समझ सकते हैं। देखिए, नोड वह बिंदु होता है जिसके ऊपर 2 या 2 से अधिक शाखाएं आके मिल रही हो। ठीक है, अब शाखाएं क्या होती है? ये वो चालक तार है जो कि नोड के ऊपर कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इन दोनों परिभाषाओं को समझ सकते हैं। अब जो तीसरी परिभाषा है वो क्या है? लूप। ठीक है, अब लूप क्या होता है? बेसिकली हम लोग जब भी परिपथ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, जो परिपथ होता है ना, उस परिपथ को छोटे छोटे भागों के अंदर विभक्त करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये जो परिपथ है, इस परिपथ के अंदर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक भाग बनने की संभावना है और एक यहाँ पे एक भाग बनने की संभावना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस परिपथ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे दो भागों के अंदर हम लोग अगर बांटते हैं तो ये इस प्रकार से इस परिपथ का निर्माण होगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ना, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट तो यहाँ पे रहा, और ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट यहाँ पे रहा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को इस प्रकार से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर किसी दूसरी डायरेक्शन के अंदर भी हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसको भी हम लोग या तो इस डायरेक्शन में या फिर इसको इस डायरेक्शन के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, जिस पार्ट
को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। ठीक है, यानी लूप क्या हुआ, लूप बेसिकली जो परिपथ होता है उसका एक हिस्सा होता है जो कि चालकों का बंद परिपथ का निर्माण करता है। ठीक है, ठीक है, यानी अगर हम लोग इस पूरे परिपथ के अंदर लूप्स की बात करें तो यहाँ पे एक तरीके से दो लूप का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं लूप। ठीक है, और शाखा आपको समझ में आ गई होगी और नोड भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे अगर बाई चांस इससे बड़ा परिपथ है किसी भी केस के अंदर, जैसे अगर इस प्रकार से कोई परिपथ का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो इस केस के अंदर देखिए आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे हम लोग जो परिपथ है ना उसको हम लोग तीन टुकड़ों के अंदर बांट सकते हैं। कैसे, एक तो ये भाग, एक ये भाग और एक ये भाग। ठीक है, तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि भाई आप जब भी किसी भी परिपथ को विभक्त करो तो दो ही लूप का निर्माण हो। इस केस के अंदर आप क्या देख पा रहे हो कि तीन लूप का निर्माण हो रहा है। कितने लूप्स का निर्माण हो रहा है, तीन लूप का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई आपको क्या करना है, जब भी कोई भी बड़ा परिपथ आता है उसको छोटे छोटे भागों के अंदर विभक्त करना है और उसको सॉल्व करने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये चार परिभाषाएं हैं, ये चारों की चारों परिभाषाएं हमारे जो किरचॉफ के नियम है उन नियमों के अंदर उपयोग में आने वाली है। ठीक है, तो अब हम लोग उन दोनों नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए किरचॉफ के बेसिकली दो नियम हमें दिए गए थे। ठीक है, पहला नियम जिसको हम लोग धारा नियम के नाम से भी जानते हैं, एक तो नियम था कौन सा, किरचॉफ का धारा नियम, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम। इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं जो कि क्या है, नोड लॉ या फिर जंक्शन लॉ। ठीक है, अब किरचॉफ का पहला नियम यानी नोड लॉ या फिर किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है, देखिए ये क्या बात बताता है, ये बताता है कि जब भी हम लोग किसी भी परिपथ को सॉल्व करते हैं ना तो किसी भी पर्टिकुलर नोड पे, ठीक है, अब नोड क्या थी, नोड ऐसा बिंदु था जहाँ पे दो या फिर दो से अधिक शाखाएं मिल रही थी। ठीक है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये एक नोड है, इस नोड पे कितनी शाखाएं मिल रही है, 1 2 3 4 और 5। तो ये नियम क्या कहता है कि ये जो भी पर्टिकुलर नोड है ना, इस नोड के ऊपर जितने भी शाखाएं हैं उन शाखाओं के अंदर जितनी भी धारा आ रही है ना, वो आने वाली जो धाराएं हैं उनका बीजीय योग जो जाने वाली धाराएं हैं उनके बीजीय योग के बराबर रहेगी। ठीक है, अब ये कैसे निश्चित होएगा कि ये जो धाराएं हैं वो कौन सी आने वाली हैं या फिर कौन सी जाने वाली हैं, वो ऐसे डिसाइड किया जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो नोड होता है ना उस नोड को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या देखते हैं, ये जो नोड है इससे जो भी कनेक्टेड शाखाएं हैं ना, उन शाखाओं के अंदर धारा की दिशा किस रूप से दी हुई है। देखिए हम लोग क्या देख पाएंगे कि यहाँ पे ये जो प्रथम और जो सेकंड जो शाखा है ना, इन दोनों के शाखा के अंदर जो धारा की दिशा है वो किस प्रकार से दी हुई है, इसकी तरफ दी हुई है, किसकी तरफ, नोड की तरफ। यानी ये जो धाराएं रहेंगी ना जो इसकी तरफ आ रही है, किसकी तरफ, नोड की तरफ आ रही है, उनको हम लोग इनकमिंग या फिर आने वाली धाराओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस नोड से जो धाराएं बाहर की तरफ प्रदर्शित की गई हैं, इन धाराओं को हम लोग जाने वाली धाराओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि इस नोड पे आने वाली धाराएं कौन कौन सी धाराएं हैं, यानी यहाँ पे एक तो I1, ठीक है, और कौन सी धारा आ रही है, दूसरी जो धारा आ रही है वो आ रही है I2। ठीक है, तो नियम कहता है कि जो आने वाली धाराएं हैं इनका योग जो जाने वाली धाराएं हैं कौन कौन सी है, एक तो I3 है जाने वाली धारा, और एक कौन सी है, I4 है, और एक कौन सी है, I5 है, इनके योग के बराबर होगी। ठीक है, इस चीज को अगर हम लोग और सिंप्लीफाइड रूप से लिखें तो ऐसे लिखते हैं हम लोग सिग्मा आई इनकमिंग, ठीक है, और बराबर क्या होगी, सिग्मा आई आउटगोइंग। ठीक है, तो ये होता है किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है, यहाँ पे जब भी हम लोग किसी भी परिपथ को सॉल्व करते हैं तो हम लोग ये चीज ध्यान रखते हैं कि भाई जब भी आपने धाराओं की दिशा बताई ना तो हमें क्या पता है कि भाई धारा की जो दिशा है ना वो हमेशा इलेक्ट्रिकल के अंदर किसी सिंबल के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। सिंबल का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी धारा है वो धारा की दिशा हम लोग कैसे बताएंगे, या तो प्लस से बताएंगे या फिर
माइनस से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो धाराओं की दिशा प्लस या माइनस से किस प्रकार से बताई जाएगी। देखिए जो भी धारा इस नोड की तरफ आती है, यानी जो भी धारा आई इनकमिंग रहेंगी ना, इनकमिंग मतलब अंदर की तरफ आ रही है, उन धाराओं को हमेशा हम लोग धनात्मक या फिर पॉजिटिव साइन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे जो धारा है I1 है, तो उस धारा को प्लस का I1 हम लोग हमेशा बोलेंगे, और ये जो धारा है इस धारा को हम लोग प्लस का I2 बोलेंगे। ठीक है, और इन तीनों की तीनों धाराओं को हम लोग माइनस का I1 या फिर माइनस का I2, सॉरी माइनस का I3 या माइनस का I4 या फिर माइनस का I5 के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब ये कैसे उपयोग होगी, देखिए इस परिभाषा को हम लोग एक और रूप से भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि ये जो नोड है ना, इस नोड पे जो भी धाराएं हैं उन सब धाराओं का बीजीय योग हमेशा शून्य होएगा। कैसे बताएंगे, कैसे होएगा ये देखिए ना, मैंने क्या बताया कि कभी भी हम लोग जो इनके सिंबल हैं वो सिंबल किस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि भाई जो धारा की दिशा है वो किस प्रकार से है। देखिए आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जैसे अगर हम लोग इन सब की सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो समझने के लिए हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग क्या देखेंगे कि भाई अगर हम लोग इन सब की सब धाराओं को बराबर के एक ही साइड के अंदर लाने की कोशिश करें तो किस प्रकार से रहेगा। देखिए ना, ये जो I3 अगर हम लोग उस साइड के अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस के अंदर हो जाएगा उस साइड ले जाने पे, और ये भी उस साइड में ले जाने पे कैसे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये जो इक्वेशन है या फिर ये जो समीकरण है किस प्रकार से लिखा जाएगा, I1 प्लस I2, इसको इधर लाए तो ये माइनस का I3 हो जाएगा, माइनस का I4 हो जाएगा और माइनस का I5 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर रहेगा, 0 के बराबर। देखिए ना, यानी जो अभी मैंने परिभाषा बताई वो परिभाषा क्या थी कि इस नोड के ऊपर जितनी भी धाराएं हैं उनका बीजीय योग कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। वो यहाँ से सत्यापित हो जाता है। ठीक है, यानी अगर आप इस परिभाषा को और इस प्रकार से लिखना चाहो कि भाई सिग्मा I बराबर 0, तो ये भी किरचॉफ का धारा नियम कहता है। ठीक है, यानी किरचॉफ के धारा नियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो किरचॉफ का धारा नियम बेसिकली क्या था, ये नियम ये कहता है कि किसी भी नोड के ऊपर जो भी आने वाली धाराएं हैं उनका बीजीय योग उस नोड से जाने वाली धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है। दूसरी चीज कि जो नोड है उसकी नोड की तरफ जो आने वाली धाराएं होती है उनको हम लोग प्लस से प्रदर्शित करते हैं, और जो नोड से जाने वाली धाराएं होती है उनको हम लोग माइनस से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी चीज हमने क्या बोला कि भाई वो जो परिभाषा है उस परिभाषा को हम लोग एक और रूप से भी प्रदर्शित या फिर बना सकते हैं। वो परिभाषा क्या है कि भाई जो भी नोड है ना, उस नोड के ऊपर जितनी भी धाराएं हैं उनका जो बीजीय योग है वो किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। ठीक है, तो ये था किरचॉफ का पहला नियम या फिर किरचॉफ का धारा नियम। इसको और दो नाम से भी जानते हैं हम लोग, नोड लॉ या फिर जंक्शन लॉ। ठीक है, अब हम लोग किरचॉफ के दूसरे नियम की बात करते हैं। देखिए जो किरचॉफ का दूसरा नियम है उस नियम को भी हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जो कि क्या है, वोल्टेज लॉ। क्या है, वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब देखिए ना, वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसको अगर हम लोग शॉर्ट के अंदर कई बार इस प्रकार से लिखते हैं, भाई किरचॉफ यानी के, वोल्टेज यानी वी, एल लॉ मतलब एल। ठीक है, तो इस लॉ को कई बार केवीएल के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसे ही ये जो लॉ है इस लॉ को हम लोग कई बार केसीएल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है। देखिए ना, यहाँ पे हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ को समझने के लिए भी एक परिपथ का निर्माण करेंगे ताकि हमें ये अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये एक परिपथ है जिसके अंदर एक बैटरी कनेक्टेड है। इस परिपथ के अंदर अगर बाई चांस एक और बैटरी कनेक्टेड है, और इस परिपथ के अंदर एक प्रतिरोध यहाँ पे कनेक्टेड है, और इसी परिपथ के अंदर एक प्रतिरोध यहाँ पे कनेक्टेड है। देखिए आप क्या देखोगे, देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ही बैटरी को कनेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए इस प्रकार से एक परिपथ है। ये जो परिपथ है इसके अंदर यहाँ पे वोल्टेज स्रोत, इसको हम लोग ई से प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्रतिरोध है जिसको हम लोग R1 से प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पे एक प्रतिरोध है जिसको हम लोग R2
2 से प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए जब भी हम लोग इस नियम को समझने की कोशिश करते हैं तो किरचॉफ के नियम में एक और परिभाषा भी आती है। वो परिभाषा क्या है? वो है वोल्टता पात। क्या है? वोल्टता पात या फिर वोल्टेज ड्रॉप के नाम से हम लोग इस परिभाषा को जानते हैं। ठीक है, अब वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? देखिए अपने को क्या पता है कि जब भी कोई भी परिपथ पूर्ण होता है ना तो उस परिपथ के अंदर एक धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब जैसे ये परिपथ पूर्ण है और इसके अंदर अगर वोल्टता का स्रोत लगा हुआ है तो यहाँ पे एक धारा प्रवाहित होगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे अगर उस धारा को अगर हम लोग आई से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे भाई, ये जो धारा है ना, ये धारा इस प्रतिरोध के अंदर से प्रवाहित होगी तो यहाँ पे इस प्रतिरोध के द्वारा एक धारा की खपत, एक वोल्टेज की खपत होगी जिसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, I गुणा R1। ये कहाँ से आया है? ये हमने ओम का नियम पढ़ा है, उसके अनुसार यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे ही अगर ये धारा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम के अंदर संयोजित है, ये धारा आगे जाके R2 के अंदर प्रवाहित होगी और यहाँ पे भी एक वोल्टेज की खपत होगी जिसको हम लोग I गुणा R2 बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज इस प्रतिरोध के द्वारा खाई जा रही है ना, इस वोल्टेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप या फिर वोल्टता पात। ठीक है, यानी ये जो परिपथ है, इस परिपथ के अंदर दो प्रकार के वोल्टापात हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो R1 के कारण वोल्टापात हो रहा है और एक R2 के कारण वोल्टापात हो रहा है। ठीक है, ये जो वोल्टापात है इसको अगर हम लोग V1 बोल देते हैं और इस वोल्टापात को हम लोग क्या बोल देते हैं, V2 बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए जब भी हम लोग किरचॉफ के सेकंड लॉ या फिर किरचॉफ के वोल्टा नियम को समझने की बात करते हैं तो यहाँ पे जो नियम है वो नियम क्या कहता है, वो नियम ये कहता है कि अगर आप किसी भी परिपथ की बात कर रहे हो ना तो उस परिपथ के अंदर जितने भी वोल्टा स्रोत हैं उनका बीजीय योग उस परिपथ के अंदर होने वाले वोल्टा पात के बीजीय योग के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर आप इस परिपथ की बात करते हो तो इस परिपथ में अगर वोल्टा स्रोत की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, वोल्टा स्रोत सिर्फ एक ही वोल्टा स्रोत है जिसको हम लोग ई से प्रदर्शित कर रहे हैं। और वोल्टा पात की बात कर रहे हैं तो वोल्टा पात क्या है, यहाँ पे एक तो ये वोल्टा पात है और एक ये वोल्टा पात है। ठीक है, तो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि इस परिपथ के अंदर जितने भी वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज सोर्सेज हैं यानी वोल्टा स्रोत है उनका बीजीय योग। या अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो वोल्टा स्रोत कितने हैं, सिर्फ एक ही स्रोत है तो हम लोग ई लिखेंगे और दूसरा कोई भी यहाँ पे स्रोत नहीं है तो हम लोग इसका बीजीय योग भी अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो ई ही आएगा। ठीक है, अब अगर आगे सॉल्व करेंगे तो वोल्टा पात का बीजीय योग क्या होगा, इसका और इसका सम। ठीक है, यानी I गुणा R1 प्लस ऑफ I गुणा R2। ठीक है, तो ये होएगा वोल्टा का नियम। क्या बोल रहा है ये ऐसे बोल रहा है कि कोई भी परिपथ है उस परिपथ के अंदर क्या वोल्टा स्रोत का बीजीय योग उस परिपथ के अंदर वोल्टा पात के बीजीय योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस नियम को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सिग्मा ई, यानी ये क्या हो गया, वोल्टता स्रोत का बीजीय योग। बीजीय योग मतलब क्या होता है, इंग्लिश के अंदर हम लोग इसको एल्जेब्रिक सम बोलते हैं। बीजीय योग किस चीज के बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके, वोल्टता पात के बीजीय योग के बराबर। ठीक है, यानी इसको अगर हम लोग बोले सिग्मा ई बराबर क्या रहेगा, सिग्मा आई आर। ठीक है, अब देखिए जब भी हम लोग इस प्रकार के परिपथों को सॉल्व करेंगे और किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाएंगे या फिर किरचॉफ का धारा नियम लगाएंगे तो हमें कुछ और चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए, तो हम लोग उन चीज़ों को भी समझते हैं। उनको समझने से पहले आपको ये जो नियम है, ये नियम होप समझ में आया होगा। ये नियम क्या कहता है, देखिए दोनों नियमों की अगर अपन बात करते हैं तो किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है, किरचॉफ का धारा नियम ये बोलता है कि किसी भी परिपथ की किसी भी पर्टिकुलर नोड पे धारा का बीजीय योग शून्य होता है। ठीक है, या तो ऐसे परिभाषा बताएंगे हम लोग या फिर ऐसे बताएंगे कि किसी भी परिपथ के किसी पर्टिकुलर नोड के ऊपर जितनी भी धारा आ रही है उनका बीजीय योग उस नोड से जाने वाली धाराओं के बीजीय योग के बराबर है। ठीक है, ये तो क्या था, किरचॉफ का पहला या फिर किरचॉफ का धारा नियम
जो दूसरा नियम है वो कौन सा नियम है, उसको हम लोग किरचॉफ के वोल्टा नियम के नाम से जानते हैं। ये नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि कभी भी किसी भी परिपथ के अंदर जो वोल्टा स्रोत हैं, उन स्रोतों का बीजीय योग उस परिपथ के अंदर जो वोल्टा पाथ हैं उनके बीजीय योग के बराबर होता है। ठीक है, अब जब भी हम लोग इन परिपथों को सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ और चीजों का ज्ञान होना चाहिए। वो कौन सी चीजें हैं, वो चीजें हैं जिसको हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन। अब देखिए साइन कन्वेंशन क्या होता है, बेसिकली जब भी हम लोग परिपथ को सॉल्व करेंगे तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि कब कौन सी वोल्टेज की दिशा हमें कौन सी लेनी है और कब कौन से प्रतिरोध की दिशा कौन सी लेनी है या धारा की दिशा कौन सी लेनी है। दिशा मतलब अभी जस्ट हमने जब किरचॉफ का धारा नियम पढ़ा था, हमने समझा था कि भी जो दिशा होती है ना, वो दिशा का मतलब क्या होता है, ये जो साइन है, साइन मतलब कि हमें कब धनात्मक धारा को लेना है या कब वोल्टा स्रोत को धनात्मक लेना है और कब हमें ऋणात्मक लेना है धारा को या फिर वोल्टता स्रोत को। ठीक है, तो ये होता है क्या होता है साइन कन्वेंशन। देखिए साइन कन्वेंशन को अगर हम लोग समझेंगे तो किस प्रकार से समझेंगे, देखिए ना, कभी भी हम लोग किसी भी परिपथ की अगर बात करते हैं तो उस परिपथ के अंदर जब भी वोल्टा स्रोत कनेक्टेड रहेगा तो वोल्टा स्रोत को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए वोल्टता स्रोत की बात कर रहे हैं हम लोग पहले। वोल्टा स्रोत का मतलब क्या होता है, वोल्टा स्रोत का मतलब क्या होगा, वहां पे कोई बैटरी कनेक्टेड रहेगी या तो। ठीक है, अब जो बैटरी कनेक्टेड रहेगी वो दो प्रकार से कनेक्टेड रह सकती है। कैसे कनेक्टेड रह सकती है, एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस प्रकार से बैटरी कनेक्टेड है। इस बैटरी के अंदर जो धारा रहेगी ना, वो धारा दो प्रकार से प्रवाहित हो सकती है। किस प्रकार से, एक तो इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। ठीक है, इन दोनों के अंतर क्या है, देखिए हम लोग इन बैटरियों को पहले इनकी वोल्टेज लिख लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे जो वोल्टेज है वो ई है और यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे जो धारा है वो आई प्रवाहित हो रही है और यहाँ पे भी आई प्रवाहित हो रही है। तो इन दोनों परिपथ, इन दोनों के दोनों वोल्टा स्रोत के अंदर अंतर क्या है। देखिए आप क्या नोट कर पाओगे कि इस वाले भाग के अंदर जो धारा है वो इस बड़े भाग से निकल रही है सेल के या फिर बैटरी के। ठीक है, अब अपने को क्या पता है कि जब भी हम लोग किसी भी बैटरी का निर्माण करते हैं ना, तो उस बैटरी में से ये जो बड़ा भाग होता है ये धनात्मक होता है और ये जो बड़ा छोटा भाग होता है ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर बैटरी के धनात्मक सिरे से धारा निकल रही है या फिर इस ऋणात्मक के अंदर जा रही है, तो उस केस के अंदर जो भी अपना वोल्टेज स्रोत है उसको अगर आप सॉल्व करते हो तो उसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, यानी प्लस का ई लिखेंगे जब भी हम लोग परिपथ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और दूसरा अगर ये केस होता है, इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि जो धारा है वो प्लस के अंदर जा रही है या फिर माइनस से बाहर आ रही है। दोनों में से जो भी स्थिति अगर आपको परिपथ के अंदर दिखनी है तो आप उस वोल्टा स्रोत को नेगेटिव यानी माइनस का ई लिखोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो वोल्टा स्रोत रहते हैं ना उनके साइन कन्वेंशन की क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो साइन कन्वेंशन आएगा वो किसका आएगा, धारा का आएगा। किसका आएगा, धारा का आएगा। ठीक है, अब धारा किसके अंदर से प्रवाहित होगी, यहाँ पे धारा जो प्रवाहित होगी वोल्टा, मतलब धारा जो प्रवाहित होगी वो किससे प्रवाहित होगी, प्रतिरोध से प्रवाहित होगी। ठीक है, अब प्रतिरोध से भी धारा जो है वो दो प्रकार से प्रवाहित हो सकती है। किस प्रकार से प्रवाहित हो सकती है, देखिए धारा एक तो इस दिशा के अंदर प्रवाहित हो रही है और धारा इस केस के अंदर भी इस दिशा से प्रवाहित हो रही है। देखिए यहाँ पे हमें क्या चीज ध्यान रखनी रहेगी, दोनों के अंदर देखिए मैंने दिशा सेम रखी है, पर अभी जस्ट अपन ने जब स्टार्ट के अंदर ये जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा था तो हमने एक परिभाषा पढ़ी थी जो किसकी परिभाषा थी, वो लूप की परिभाषा थी। ठीक है, लूप की परिभाषा क्या बोल रही थी, लूप की परिभाषा ये बोल रही थी कि हम लोग क्या कर रहे थे, जो परिपथ था ना उस परिपथ को छोटे छोटे भागों के अंदर क्या कर रहे थे, बांट रहे थे। ठीक है, अब देखिए पिछले सर्किट को हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर ये एक परिपथ है, ठीक है, तो अगर हम लोग लूप की परिभाषा समझते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो परिपथ है ना इस परिपथ के अंदर जैसे अगर हमने एक और प्रतिरोध जोड़ दिया तो आप क्या करोगे, इस परिपथ को जब भी सॉल्व करोगे तो इसको दो भागों के अंदर बांटोगे। किस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है,
अब जब भी आप लूप का निर्माण करोगे तो लूप किस प्रकार से बनता है, लूप बेसिकली ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम लोग लूप बोलते हैं। अब सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना रहता है कि ये जो भाग है ना, इस भाग के सॉल्व करने की एक दिशा माननी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इसको इस दिशा के अंदर सॉल्व कर रहे हैं और इसको भी अगर सॉल्व कर रहे हो आप, कोई भी दिशा अगर आप मानते हो तो इस प्रकार से आप दिशा मानोगे। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि ये जो दिशा है ना, इस दिशा की मैचिंग हम लोग किससे करते हैं, इस धारा से करते हैं। ठीक है, यानी अगर आप कभी भी प्रतिरोध को सॉल्व कर रहे हो या फिर प्रतिरोध के वोल्टा पाथ को लिख रहे हो, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे जो प्रतिरोध का वोल्टा पाथ है उसको हम लोग जैसे यहाँ पे आई इसको बोल दिया और ई इसको बोल दिया, सॉरी इसको R1 बोल दिया, R1 बोल दिया, तो आप जब भी इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो वोल्टा पाथ है उसको आप क्या लिखोगे, I गुणा R1। ठीक है, अब यहाँ पे जो माइनस आना है या प्लस आना है वो किस चीज से निर्धारित होगा, वो इस चीज से निर्धारित होगा कि जो भी आप लूप ले रहे हो ना, वो लूप की दिशा क्या है। देखिए सपोज कीजिए कि अगर आपने जो लूप है वो लूप इस प्रकार से लिया हुआ है, देखिए इस प्रकार से लिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ये जो लूप की दिशा है ना, इस लूप की दिशा को इस धारा की दिशा से मैच करोगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो दोनों की दोनों दिशाएं है ना, वो कैसी है, सेम है। तो अगर ऐसा कोई केस होता है तो आपको जब भी उल्टा पाथ को लिखना है तो उसको हमेशा धनात्मक लिखना है। कैसे लिखना है, धनात्मक लिखना है। ठीक है, इसके विपरीत अगर ऐसा केस होता है, आप यहाँ पे क्या देख पाओगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो लूप की दिशा है और ये जो धारा की दिशा है, ये दोनों की दोनों कैसे है, विपरीत है। तो इस केस के अंदर अगर आप सॉल्व करते हो परिपथ को, तो यहाँ पे जो वोल्टा पाथ है वो कैसे लिखा जाएगा, माइनस का आई R1 लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग वोल्टा स्रोत के साइन को या सिंबल को लिखते हैं और इस प्रकार से हम लोग धारा या फिर वोल्टा पाथ हम लोग बोलते हैं, इनके साइन को या फिर सिंबल को लिखते हैं। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या चीज़ देखी, हमने ये चीज़ देखी कि भाई किरचॉफ के जो नियम होते हैं वो बेसिकली दो नियम होते हैं। उन दोनों नियमों के बारे में हमने अध्ययन करा और उन दोनों को जानने से पहले कुछ परिभाषाएं पढ़ी। कौन कौन सी, एक तो परिपथ की परिभाषा, एक शाखा की परिभाषा, एक नोड की और एक लूप की परिभाषा। किरचॉफ का जो पहला नियम था वो कौन सा नियम था, वो धारा नियम था। उसको हम लोग नोड लॉ या फिर जंक्शन लॉ के नाम से भी जानते थे। नियम क्या कह रहा था, वो नियम कह रहा था किसी भी नोड के ऊपर आने वाली धाराओं का बीजीय योग उस नोड से जाने वाली धाराओं के बीजीय योग के बराबर है। या फिर हम लोग उसको ऐसे बोल रहे थे कि भाई किसी भी पर्टिकुलर नोड पे जितनी भी धाराएं हैं उनका बीजीय योग शून्य होगा। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरा नियम पढ़ा था। दूसरा नियम क्या था, उसका हम लोग किरचॉफ के वोल्टा लॉ या वोल्टेज लॉ या फिर केवीएल के नाम से जान रहे थे। वो नियम क्या कह रहा था, किसी भी परिपथ के अंदर जो वोल्टा स्रोत होते हैं उनका बीजीय योग उस परिपथ के अंदर होने वाले वोल्टा पाथ के बीजीय योग के बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको लिखा था। लास्ट के अंदर हमने साइन कन्वेंशन के बारे में जाना था कि भाई कभी भी किसी भी परिपथ को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो साइन को हम लोग किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इन सब चीजों के अनुप्रयोग या फिर इनके एप्लीकेशनों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। होप आज जो हमने डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और हम लोग इनको इनके अनुप्रयोगों को समझने के लिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मिलेंगे। हैव ए नाइस डे।